हाय स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना साइंस 1 का सेकेंड चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि सारे के सारे जो भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने तत्वों को किस तरीके से अरेंजमेंट किया था, उसके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पे लेने वाले हैं और आपको बताएंगे सारी की सारी जानकारियाँ। देखिए, आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में ही कुछ पूछा गया है, उसमें 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, द्रव्य के प्रकार कौन से हैं। देखिए, आपको इतना मालूम है, द्रव्य की अवस्थाएं आपको मालूम हैं। 3 द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। बट पूछा क्या गया है, द्रव्य के प्रकार। अवस्थाएं नहीं पूछी गई हैं। अगर अवस्था पूछी जाती तो आप ठोस, द्रव और गैस लिख सकते। एक और होता है प्लाज्मा, तरल पदार्थ। ठीक है, अवस्था एक और होती है जो उसमें द्रव और ठोस का दोनों मिश्रण होता है, वो होता है आपका प्लाज्मा। तो 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। बट हम यहाँ पे देखने वाले हैं द्रव के प्रकार कौन से हैं। देखिए, द्रव के प्रकार शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, मतलब प्योर फॉर्म में और मिक्सर में 2 तरीके के होते हैं, उनको अलग अलग किया गया है। शुद्ध में तत्व और यौगिक होते हैं। तत्व में आपको मालूम ही है, धातु, अधातु और धातु सदृश, उसे उपधातु भी बोलते हैं। और यौगिक में अकार्बनिक और कार्बनिक होते हैं। और ऐसे ही मिश्रण में समांगी और विषमांगी। समांगी मतलब बराबर बराबर इसका समावेश हो, विषमांगी मतलब इसके अलग अलग डिफरेंट उसमें मिश्रण हो। तो समांगी में शुद्ध द्रव और विलयन है। तो ये हमारे हैं द्रव के प्रकार। इससे पहले वाला जो हमने देखा वो थी द्रव की अवस्था। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला आपका जो है सेकेंड, तत्वों के प्रकार कौन से हैं। अभी हमने चार्ट में देखा कि तत्वों के प्रकार कितने हैं। ठीक है, बट तत्वों के प्रकार से पहले कुछ और जानकारी रखते हैं। तत्व हैं क्या, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को हम तत्व कहते हैं। मतलब जो भी परमाणु एक ही समूह का हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, तत्व। जैसे सोना, चांदी, लोहा, गंधक, इसमें अंदर सभी के सभी चीज़ों का समावेश किया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तत्व, जिसमें सारे के सारे परमाणु एक ही प्रकार के हों। देखिए, तत्वों के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और धातु सदृश। धातु सदृश मतलब जिसमें धातु अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार हैं हमारे तत्व के। जी, जो आप आकृति देख रहे हैं, यह आपका आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें जो आपको मेटल लिखा है, मतलब धातु, ये जो लाइटेस्ट ब्लू कलर के है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइट रेड कलर की है, उसके लेफ्ट में जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी क्या आपकी धातुएं हैं। और मेटलॉइड मतलब है आपके लिए वो धातु सदृश है। तो वो जो है आपका धातु सदृश है, इसे उपधातु भी बोलते हैं। और उसके दाहिने पार्ट में जो ग्रीन, हल्का ग्रीन है, वो सारे के सारे आपके जो हैं वो हैं अधातुएं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आकृति है ये आपके आधुनिक आवर्त सारणी की है। तो जो हल्का लाल है उसके बाएं तरफ में सारे के सारे जो भी हैं आपके, हल्का ब्लू जो है वो पूरा का पूरा आपका क्या है, धातु है। और हल्का जो ग्रीन है पूरा का पूरा अधातु है। और हल्का जो लाल है वो आपका धातु सदृश है। और जो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है, देखिए हल्का सा ग्रीन है, वो भी आपका क्या है, अधातु है। ठीक है, ये आपके आधुनिक आवर्त सारणी में पोजीशन है धातु, अधातु और धातु सदृश की, जो हम पढ़ने वाले हैं पूरा अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न पूछा ही गया है, द्रव्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को हम क्या कहते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, सबसे सूक्ष्म कण को हम बोलते हैं परमाणु। ठीक है, एक आकृति देखो बना के आपको दी गई है। ये जो आपके पास देखो लिखा है लाल रंग का, वहाँ पे नाभिक है, मतलब केंद्र। तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे एक सर्कल जैसे बनाया हुआ, बहुत सारा सर्कल है। जो आपको नीले रंग का गोला गोला दिख रहा है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ये पूरे के पूरे आपके जो नाभिक है उसके बाहर इस तरीके से परमाणु के चक्कर लगाते रहता है। केंद्र से के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर घूमते रहता है। तो आपके परमाणु में 3 चीज़ें होती हैं,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है गोल गोल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्व तथा यौगिक इनके अणुओं में क्या अंतर है, यह क्वेश्चन पे देखते हैं। आकृति में देखिए परमाणु और अणु दिए हुए हैं, ठीक है। परमाणु देखिए वहाँ पे अलग अलग है, सिंगल सिंगल हैं, ठीक है। अणु आपके देखिए उसमें दो दो करके हैं। तो परमाणु हमेशा क्या होते हैं, ऐसे अलग अलग सिंगल सिंगल होते हैं, और आपके जो अणु होते हैं वो हमेशा डबल डबल होते हैं, जोड़ी में। अब हम चैप्टर फोकस करेंगे आपका तत्वों का वर्गीकरण, किस तरीके से तत्वों का वर्गीकरण हुआ था। आइए देखते हैं। आज की तारीख में विज्ञान जगत को कुल 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त हुई है। मतलब आज तक जो आपकी किताब में लिखा है, जब आपकी किताब का एडिशन हुआ है तब तक की बात है, तो जानकारी के हिसाब से 118 तत्वों की खोज हुई है। परंतु ईस्वी सन 1800 के आसपास केवल 30 ही तत्वों की जानकारी हुई थी। देखिए शताब्दी जब 1800 चल रही थी उसमें ज़्यादा तत्व नहीं थे, उसमें केवल मात्र 30 तत्व ही थे। मतलब सोचिए आज से 300 साल पहले के आसपास 30 ही तत्व थे, और इस समय आपके पास हैं कितने तत्व, 118 तत्व। आइए आगे देखते हैं। आपको मालूम ही है कि प्रारंभ में वर्गीकरणानुसार तत्वों को धातु तथा अधातु ऐसे दो भागों में विभाजित किया गया था। मतलब पहले क्या हुआ था, केवल ऐसा माना जाता था कि धातु और अधातु ऐसे दो ही तत्व हैं। धातु सदृश ऐसा तत्व उनको जानकारी ही नहीं थी, ठीक है। आगे देखते हैं। कालांतर में तत्वों का धातु सदृश नामक एक और प्रकार ध्यान में है। बाद में धीरे धीरे चलने के बाद ऐसी जानकारी मिली, कुछ ऐसे तत्व मिले जिनमें ऐसा देखा गया कि उनके जो गुणधर्म हैं धातुओं के भी हैं और अधातुओं के, दोनों मिक्स में हैं, तो उन्हें नाम दे दिया गया बाद में धातु सदृश। तत्व तथा उनके गुणधर्म के विषय में ज्ञान जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण की विभिन्न विभिन्न पद्धतियाँ खोजने का प्रयत्न किया। मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे जानकारियाँ मिलते गई, बहुत सारे तत्व आने लगे, तो धीरे धीरे ऐसा लगा वैज्ञानिकों को कि इनको एक तरीके से अलग अलग इनका वर्गीकरण करके रखना चाहिए, ताकि इनको समझने में और इनके साथ में होने वाली जो भी चीज़ें हैं, रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, इनके गुणधर्म, तो सारी चीज़ों में हमें इनकी जानकारी रखने में और आने वाले भविष्य में दूसरों को भी अच्छे तरीके से हो सके। इसके लिए सारे के सारे उस समय के वैज्ञानिकों ने इसका वर्गीकरण करना चालू किया। सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने वर्गीकरण स्टार्ट किया, शुरू किया, वो है डोवे राइनर। तो उसके बारे में सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं। तो उनका था नियम डोवे राइनर का, उसे हम बोलते हैं डोवे राइनर का त्रिक। आइए सबसे पहले उनका परिचय देखते हैं। डोवे राइनर का क्या परिचय है। सन 1817 में डोवे राइनर इस जर्मन वैज्ञानिक ने तत्वों के गुणधर्म तथा उनके परमाणु द्रव्यमानों में संबंध होने की पुष्टि की। देखो 1817 में डोवे राइनर कहाँ के वैज्ञानिक हैं, जर्मन के वैज्ञानिक हैं, इतना याद रखना है। उन्होंने क्या किया, उनके जो गुणधर्म थे तत्वों के, ठीक है, उनका जो संबंध बनाया था वो उनके परमाणु भार के हिसाब से बनाया था, कि हर तत्व का जो परमाणु भार है उसके हिसाब से जो उनके गुणधर्म हैं उन दोनों के बीच उन्होंने क्या बनाए थे, संबंध बना के रखे, रिलेशन, किस तरीके से उसको हम वर्गीकरण किया जा सकता है या कर सकते हैं। मतलब परमाणु भारों के आधार पे ही डोवे राइनर ने उनके गुणधर्मों को स्थापित किया था। आइए देखते हैं त्रिक है क्या, डोवे राइनर का त्रिक क्या है। उन्होंने समान गुणधर्म वाले प्रत्येक 3 तत्वों के समूह बनाकर उन्हें त्रिक नाम दिया। इंग्लिश में ट्राइड्स बोलते हैं। डोवे राइनर ने क्या किया, 3 का ग्रुप बनाया, 3 का समूह बनाया, और जो तीनों तत्व लिए वो तीनों के जो गुणधर्म थे समान थे। अगर तीनों भूक्षारी हैं तो भूक्षारी, अगर क्षारी हैं तो क्षारी, धातुएं हैं तो धातुएं, अधातुएं हैं तो अधातुएं। ऐसे उन्होंने हर एक त्रिक में 3 समूह वाले तत्व लिए जिनके तीनों के गुणधर्म क्या थे, समान थे, और उसी को उन्होंने क्या बोला, त्रिक। मतलब 3 एक साथ लिए हुए तत्व जिनके गुणधर्म समान हैं उन्हें उन्होंने क्या बोला, उस ग्रुप को
उस ग्रुप को 3 तत्व को जो रखे थे उन्होंने त्रिक बोला। आइए देखते हैं डोवेन आयन का नियम क्या था वो त्रिक के मदद से। देखते हैं त्रिक क्या नियम क्या है। एक त्रिक में 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस त्रिक के अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लगभग औसत के बराबर होता है। मतलब क्या किया गया, वो जो त्रिक है उस त्रिक में 3 तत्व रखे हुए थे और तीनों तत्व ऐसे रखे थे आरोही क्रम में। मतलब पहला जो तत्व है उसका द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कम, सेकंड वाले का उससे ज़्यादा, थर्ड वाले का उससे ज़्यादा। तो अब क्या किया उन्होंने कि तीनों तत्वों में पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ा। जैसे मान लीजिए पहले परमाणु का द्रव्यमान 10 और तीसरे का 30 है, तो 10 और 30 को जोड़ा। जोड़ने के बाद में उसका मध्यमान मतलब 2 से भाग किया, तो 10 + 30 40 हो गया। 2 से भाग करने पे कितना आया, 20। तो ये जो 20 आया, उन्होंने ये बोला ये जो 20 है ये मध्य वाले तत्व के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। यह था डोवेन आयन का त्रिक नियम। मतलब मध्य वाला तत्व जो है वो दोनों तत्व पहले और तीसरे तत्व को जोड़ने के बाद हम 2 से भाग करते हैं, औसत निकालते हैं, लगभग उसके बराबर आता है। वही आंसर नहीं आएगा, लगभग उसके क्या होगा, बराबर रहेगा। देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आपकी किताब के ही हैं। पहले में देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। तो यहाँ पे किया क्या गया, देखिए ध्यान से। चार्ट में तत्व 1 प्रत्यक्ष परमाणु द्रव्यमान A लिथियम का है, देखिए उसको हम Li से डिनोट करते हैं 6.9। मैं तीसरे पे जाऊंगा, पहले के बाद तीसरे पे, ठीक है, क्योंकि पहले और तीसरे को ही देखेंगे और दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तीसरे में देखिए तत्व 3 प्रत्यक्ष परमाणु द्रव्यमान C पोटेशियम K 39.1। तो डोवेन आयन के नियम के हिसाब से पहले और तीसरे को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए दिया है औसत बराबर A + C को 2 से भाग करना है। तो यहाँ पे 6.9 + 39.1 को जोड़ गया और जोड़ने के बाद 2 से भाग किया गया, तो कितना आया, 23। और यही आपका है उसका मध्य वाला तत्व जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम, और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान इतना ही होता है 23, एग्जैक्ट 23 होता है। तो पहले में तो नियम लागू हो रहा है। सेकंड में देखिए कैल्शियम में और उसके बाद स्ट्रोंशियम और बेरियम में। तो परमाणु द्रव्यमान जो है पहले तत्व पे है आपका कैल्शियम का 40.1 और तत्व 3 में बेरियम का है 137.3। तो दोनों को जोड़ते हैं 40.1 और 137.3 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो 88.7 आएगा। बट जबकि स्ट्रोंशियम का 87.6 होता है। लगभग देखेंगे तो 1.1 का डिफरेंस है, लगभग बराबर है, मतलब 1.1 का परमाणु द्रव्यमान में अंतर है। फिर भी इसको त्रिक नियम में रखा गया क्योंकि ज़्यादा का अंतर नहीं है। तीसरा देखते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का है 35.5 और आयोडीन का है 126.9। दोनों को जोड़ते हैं 35.5 + 126.9 / 2। दोनों को जोड़ा गया, 2 से भाग करने के बाद हमारे पास आता है 81.2। और जबकि आपके ब्रोमीन का 79.9 होता है, ये भी लगभग उसके आसपास। इसको भी हमने डोवेन आयन के त्रिक में रखा हुआ है। तो ये 3 ऐसे त्रिक हैं जिनको डोवेन आयन का त्रिक कहते हैं। देखिए आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, आपकी किताब के ही हैं, कि आपको ये बताना है ये जो प्रश्न दिए हुए हैं 3 कि इसमें से कौन सा डोवेन आयन के त्रिक हैं ये पहचानना है और कौन सा नहीं है। सारे के सारे जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं सबके परमाणु द्रव्यमान दे दिए गए हैं। आप पहले और तीसरे को जोड़ करके 2 से भाग करिए और देखिए कि बीच वाला तत्व का जो द्रव्यमान है वो लगभग उसके बराबर आ रहा है या नहीं। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम का अंतर होगा तब वो डोवेन आयन के त्रिक हैं, अदरवाइज वो डोवेन आयन के त्रिक नहीं हैं। कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, इसको होमवर्क करके आप सेंड कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या है, तत्व किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है। उसके बाद
डोवेनायर को तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया था, जो त्रिक नियम के थे वो बताना है। और तीसरा है त्रिक के कोई 2 उदाहरण लिखिए। आपने वीडियो देखा तो आपको ये तीनों क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। तो तीनों क्वेश्चन करने के बाद आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। आइए अगले वैज्ञानिक के बारे में देखते हैं, न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम लाया था। जैसे डोवेनायर का त्रिक नियम था वैसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम है। आइए परिचय देखते हैं वैज्ञानिक का क्या परिचय है। अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने एक अलग ही मार्ग से परमाणु द्रव्यमान का सहसंबंध तत्वों के गुणधर्म से जोड़ा। सन 1866 में न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा। मतलब क्या किया उन्होंने, जो उसमें जितने भी तत्व ज्ञात थे सभी को, जिसका द्रव्यमान सबसे कम था उससे पहले, ऐसे करते करते उसको अरेंजमेंट किया। और उन्होंने एक अलग से ही इसके अंदर एक लॉजिक लगाया कि अरेंजमेंट करते वक्त जैसे डोवेनायर ने त्रिक नियम यूज किया था वैसे ही न्यूलैंड ने एक अलग तरीके का ही एक लॉजिक लगाया है। उसे हम लोग देखते हैं वो क्या लॉजिक था। देखेंगे हम अष्टक नियम की जानकारी। क्या अष्टक नियम है? इसकी शुरुआत सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन तो अंध थोरियम इस तत्व से हुआ। देखिए न्यूलैंड ने क्या किया, सबसे पहले जो तत्व था उन्होंने रखा, अरेंजमेंट किया, वो हाइड्रोजन से था। सबसे पहला तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहला तत्व कौन सा न्यूलैंड ने जिसमें रखा था, स्टार्ट किया था, तो वो आपका होगा हाइड्रोजन। और सबसे अंतिम तत्व है आपका थोरियम। उसके बाद देखते हैं, उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म यह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। जब अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या देखा, हर बार जो 8वां तत्व आ रहा है वो पहले तत्व के गुणधर्म में समानता दिखाता है। जैसे सोडियम या लिथियम से 8वें क्रमांक का तत्व होकर उन दोनों के गुणधर्म समान है। मतलब लिथियम और सोडियम दोनों के गुणधर्म क्या है, समान है। तो ये 8वें नंबर पे आता है। मतलब काउंटिंग लिथियम से काउंट करने पे, लिथियम के बाद जब 8वां तत्व काउंट किया गया तो सोडियम आया। तो लिथियम और सोडियम दोनों के गुणधर्म क्या मिल रहे थे, समान। उसी प्रकार मैग्नीशियम की बेरिलियम से समानता थी। उसी प्रकार जब उन्होंने अरेंजमेंट किया तो क्या देखा, मैग्नीशियम और बेरिलियम क्या है, समान है। तो फ्लोरीन की क्लोरीन के साथ, और फ्लोरीन किसके समान हो रहा था, क्लोरीन के साथ समान हो रहा था। न्यूलैंड ने इस समानता की तुलना संगीत के अष्टक से की। संगीत के अष्टक मतलब सा रे ग म प ध नि सा, फिर से वापस आ गया सा। तो ऐसे ही मतलब सा वापस सात जो आपके जो स्वर जो संगीत होते हैं वापस आता, सा रे ग म प ध नि सा। ऐसे ही उन्होंने इसका संबंध बना दिया कि हर एक 8वां तत्व वो आपके उस पहले तत्व के गुणधर्म को दिखाता है, दर्शाता है। उसने 8वें तथा उन्होंने मतलब उसने नहीं, उन्होंने 8वें तथा पहले तत्व के गुणधर्म में पाए जाने वाली समानता को अष्टक का नियम कहा। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं न्यूलैंड की भाषा में, कि न्यूलैंड ने तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और यह पाया कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में न्यूलैंड के अष्टक नियम को लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि न्यूलैंड ने तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। देखते हैं न्यूलैंड के अष्टक में कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। देखिए पहली गलतियाँ क्या थी कि जो अष्टक नियम उन्होंने बोला कि हर एक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, यह केवल उनकी साइडी में कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके बाद लागू होता ही नहीं है। तो केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू है, उसके बाद वाले तत्व के लिए कोई भी ऐसा नियम लागू नहीं हो रहा था। तो पहली गलती ये थी। ये देखते हैं अगली कौन सी गलतियाँ थीं। न्यूलैंड ने ज्ञात सभी तत्वों को 7 × 8 इस 56 स्तंभों की सारणी में व्यवस्थित किया। मतलब उस समय 56 तत्व थे, तो 7 × 8 मतलब 7 8 56 ऐसा मान लिया उन्होंने। ज्ञात सभी तत्वों को स्तंभों में समाविष्ट करने के लिए न्यूलैंड ने कुछ स्थानों पे 2-2 तत्वों को रखा। मतलब उनकी सारणी में कुछ ऐसे तत्व थे जो एक साथ रख दिए गए थे। जो गलतियाँ उनकी हैं, जैसे कोबाल्ट तथा निकेल, देखिए आप सा वाले उसमें देखिए कोबाल्ट व निकेल लिखा है, वो एक ही में रख दिया गया।
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सारणी के अंदर में केवल एक तत्व आना चाहिए। जब उन्होंने दोनों रख दिया है एक जगह और उन्होंने ऐसा ही किया हुआ है। देखिए वहाँ पे आप देखेंगे म में भी देखिए वहाँ पे CE व LL है, मतलब यहाँ पे भी उन्होंने यही किया हुआ है कि एक ही जगह पर दो दो तत्वों को रखा है। तो ये दूसरी गलतियाँ हैं, जबकि एक स्थान पे केवल एक ही तत्व आने चाहिए। अगला क्या है, कोबाल्ट तथा निकेल इन धातुओं को न्यूलैंड ने 2 इस स्वर के नीचे क्लोरीन तथा ब्रोमीन इन हैलोजनों के साथ रखा। देखो पहली तीसरी गलती, कोबाल्ट और निकेल धातु हैं और जबकि उन्होंने फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन के ग्रुप में रख दिया। ये है आपका अधातु। तो कोबाल्ट निकेल धातु है और बाकी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो ये अधातु है। तो ये तीसरी गलती है कि उन्होंने गलत जगह पे रखा। अगला आपका, इसके विपरीत कोबाल्ट और निकेल इनमें समानता रखने वाले, देखो फेरस मतलब लोहा को उनसे दूर ऑक्सीजन तथा सल्फर इन अधातुओं के साथ T इस स्वर के नीचे रखा। अब देखो T में आके देखिए, अब वहाँ पे Fe मतलब लोहे को ऑक्सीजन सल्फर वाले ग्रुप में रख दिया, जबकि वो आपका है एक तरीके से अधातु है। तो ये सारी गलतियाँ उन्होंने की हुई थी कि पूरी तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया। तो ये सारी गलतियाँ थी जिसको आगे चलने के बाद धीरे धीरे दूर किया गया। तो ये गलतियां हैं न्यूलैंड की। तो ये सारी आपको त्रुटियों को याद रखना है न्यूलैंड की कि क्या क्या त्रुटियां उन्होंने की थी। पहला प्रश्न है न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखना है और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका न्यूलैंड की कोई 2 त्रुटियां लिखनी है जो हमने यहाँ पे देखी।